अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शहर फैसलाबाद का मौसम सुहाना हो चुका है क्योंकि कल हल्की हल्की बारिश जो है वो शहर फैसलाबाद के ऊपर बरसी है, जिसके बाद स्मोक के असरात भी शहर के अंदर काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। अब स्मोक खत्म होती हुई और फोग आती हुई शहर के अंदर दिखाई दे रही है और सर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दर्जा हरारत दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। मौसम खुशगवार होने की वजह से घरों के अंदर मुनफरिद पकवानों का खास तौर पे एहतमाम किया जा रहा है और शाम के औकात में अब ये भी देखने को मिलता है कि बाजारों के अंदर कपड़ों की बजाय फूड पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा रश दिखाई देता है। फिश जो है जिसको सर्दियों की सौगात कहा जाता है, मुनफरिद किस्म की फिश खाने के लिए शहरियों का रश फिश पॉइंट्स पे नजर आता है। कोई रहू खाता हुआ नजर आता है तो कोई बाम खाता हुआ नजर आता है और इसी के साथ साथ चाय की चुस्कियां जो है वो मुख्तलिफ कैफेज के ऊपर लगाते हुए भी शहरी नजर आते हैं। टाइम अपना अच्छा स्पेंड करते हैं, मौसम के मजे को दुबाला करते हैं और जब गपशप होती है साथ में चाय की चुस्कियां होती हैं तो मौसम का मजा दुबाला हो जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान है और कम से कम दर्जा रात जो है वो 10 डिग्री रहने के इम्कान है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये दर्जा रात मजीद भी कम हो सकता है। तो जनाब, आज का सवाल जो है बुलेवार्ड मॉल की तरफ से आप जो वाउचर जीत सकते हैं रोजाना की बुनियाद पे हम जो आपसे सवाल करते हैं। तो आज का सवाल जो है, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है ये आपको बताना होगा और करना क्या होगा, आपको किसका जवाब राइट अप करके अपने मोबाइल के जरिए उस नंबर पे आपको टेक्स्ट करना होगा जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है। तो वो नंबर के ऊपर जब आप ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करेगा वो जीतने वाले 5 खुशनसीब जो होंगे, जो सबसे ज्यादा टेक्स्ट करेंगे इस नंबर के ऊपर, उनको इनामात से जो है वो वाउचर से नवाजा जाएगा। दोबारा से सवाल रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? जवाब आपको राइट अप करना होगा और राइट अप करने के बाद आपको उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है इस पे भेजना होगा। जीतने वाले खुश नसीबों को बुलेवार्ड मॉल की तरफ से हम वाउचर्स जो हैं वो फराहम करेंगे। उन वाउचर से शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। इंसानी हकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जहां पे एक तरफ इंसानी हकूक की बात की जाती है, वहीं पे दूसरी जानब अगर कश्मीर के ऊपर बात करें तो कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों को पढ़ाई से रोका जाता है, खवातीन के ऊपर हाथ उठाया जाता है, नौजवानों को सरेआम कत्ल किया जाता है। ये कहाँ के हकूक हैं जो कि भारतीय फौज जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है कश्मीर के ऊपर? इसके ऊपर आवाज अगर कोई उठाता है तो सबसे ज्यादा आवाज पाकिस्तान की तरफ से उठाई जाती है। उनको बताया जाता है कि कश्मीरियों के हक में आवाज उठाने वाला पाकिस्तान ही है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इंसानी हकूक की अगर बात करें, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, आपके हमसाए के भी कुछ हकूक बनते हैं, आपके मोहल्लेदारों के भी कुछ हकूक बनते हैं, आपके बहन भाइयों के कुछ हकूक बनते हैं, आपके माँ बाप के कुछ हकूक बनते हैं, आपके बच्चों के कुछ हकूक बनते हैं, आपकी बीवी के कुछ हकूक बनते हैं। लेकिन देखना यह कि हम अपनी जिंदगी के अंदर इन तमाम हकूक को किस हद तक जो है वो पूरा कर रहे हैं। हम हकूक लेने की तो बात करते हैं, जब हकूक देने की बात आती है तो शायद ही कोई शख्स है जो कि इन तमाम तरह बातों पे जो है वो पूरा उतरता है। तो आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ रमजान मिर्जा साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, एक जगह इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, बहुत सारे लेक्चर्स भी होंगे, तकरीबात भी होंगी, गुफ्तगू भी बहुत सारी जगहों पर की जाएंगी और ये सबक भी पढ़ाए जाएंगे कि जनाब आपको इंसानों के साथ इंसानियत के रवैये को किस तरह से पेश करना आना चाहिए उसमें। लेकिन दूसरी जानब जब कश्मीर की बात आएगी तो आलमी तौर पे जितने भी सेमिनार्स का इनकाद किया जा रहा है, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, उनके अंदर इस मौजू को जेर बहस नहीं लाया जाएगा। एक जनरल टॉपिक पे ऊपर डिस्कशन करके आज के दिन को मना के फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको, उस मकसद को आपने पाए तकमील तक पहुंचाना है, उसका मकसद फौत नहीं करना, उसके लिए कश्मीर के अंदर या इसके साथ साथ दुनिया के बहुत सारे इलाके हैं जहां पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं फौजियों की जानब से, सिविल अक्सरियत की जानब से, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? दुनिया को इस चीज को किस नजर से देखना चाहिए? हन्नान शुक्रिया। सबसे अहम बात यह है कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या था और क्या हम इसके मनाने के जो मकासद हैं वो हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम तमाम मामलात में सिलेक्टिव हैं। हम
चुनाव करते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना। सबसे पहले बात जो इंसानी हकूक की बात की वो इस्लाम ने ही की, और ये बुनियादी फिक्र जो है वो इस्लाम ही की है कि इंसान के, वो ख्वाह मर्द हो या औरत हो, उसके हकूक होते हैं। वो इज़्दिवाजी रिश्ता हो उसमें भी हकूक होते हैं, वो आपका अपने मुल्क के साथ रिश्ता हो उसके हकूक हैं, वो आपका मज़हब के साथ रिश्ता हो उसके हकूक हैं, और जिस सोसाइटी से हम इस वक्त सोसाइटी में रह रहे हैं, मुआशरे के क्या हकूक हैं, क्या फ़राइज़ हैं, ये सारी बातें जो हैं इस्लाम ने बड़ी खोल के वाज़े अंदाज में बयान कर दी हैं। इसके ऊपर अगर हम मौजूदा जो सिनेरियो है, दुनिया है, इसकी कोई तारीख को ज़्यादा पुरानी नहीं, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले इसके ऊपर बड़े वाज़ेह चीज़ें बता दी। इस वक्त जो दुनिया में आज इस इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, 72 साल हुए हैं। पहली बार 1948 में इसके ऊपर बात हुई, जब दूसरी आलमी जंग जो थी वो इख्तिताम को पहुंची, और उसके बाद यूएनओ वजूद में आया, तो यूएनओ ने देखा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये कोई ज़्यादा पुरानी तारीख नहीं है। और अगर हम यूएनओ ही की बात कर लें तो वो भी अपने तमाम तर मामलात में सिलेक्टिव नज़र आती है। जब भी कहीं पर भी मुसलमानों के हकूक़ की बात होती है तो महसूस ये होता है कि मगरिब सारा का सारा सो जाता है और उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता। जहाँ पर चिड़िया के हकूक़ हैं, बतख के हकूक़ हैं, और इसी तरह दीगर जानवरों के हकूक़ हैं, इंसानों को उस सतह पर भी हकूक़ जो हैं वो नहीं फराहम होते। कश्मीर की आपने बात की, फ़लस्तीन की बात कर लें, चेचनिया की बात कर लें, कब्रस की बात कर लें, और इसी तरह दीगर बहुत सारी इस्लामी रियासतों की। और अरब के साथ जो किया हमारे मगरिब ने वो आपके सामने है। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ ये आपने देखा। कुछ अरसा पहले जो आज़रबाईजान के साथ किया जा रहा था वो आपने देखा। ये सारी चीज़ें जो हैं पिछली एक दहाई, सिर्फ पिछले 10 साल जो हैं वो गवाह हैं कि किस तरह इंसानी हकूक़ के ऊपर नाम लेकर इन्हीं हकूक़ की पामाली की गई। पूरी दुनिया इसके ऊपर गवाह है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मगरिब का मीडिया हो या वहाँ से ऐसे अफराद जिनकी आवाज़ जो है, जिनकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनी जाती है, कहीं पर भी इस हवाले से बात नहीं हुई। हम आज भी ये डिस्कस करते हैं कि कश्मीर में पहला लॉकडाउन नज़र आया, जिसके बाद पूरी दुनिया को लॉकडाउन में जाना पड़ा। इस एंगल से कभी किसी ने नहीं सोचा। उन्हें उनके घरों में बंद कर दिया गया और अभी भी उनके हकूक़ की पामाली उसी तरह ही जारी है। किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। ये तो वो है मिर्जा साहब जो हमें नजर आ रहा है, जो हम दिखा रहे हैं। एक औरत जो कि बाजार में जा रही हो या फिर ख़वातीन का जुम्मट जा रहा हो, उसमें फौजी जो हैं उनके साथ किस तरह से पेश आते हैं, वहाँ पे जो तालीमी अदारे हैं उनके अंदर बच्चों के साथ क्या रवैये रखे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नज़रिए को देखते हुए वहाँ पे रवैये क्या होते हैं फ़ौज के। ये भी कहा जाता है कि 8 लाख फ़ौज तो कश्मीर के अंदर ही तैनात उन्होंने कर रखी है। तो वो किस तरह से हैंडल करते होंगे और किस तरह से पेश पूरे तरीके से आते होंगे, यकीन जानिए सोच के ही रूह कांप जाती है। और पैलेट गन्स का यानी एक ख्यालाती तौर पे एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ कि हमने इनको मारना नहीं, इनको तकलीफ पहुंचानी है, यानी कितना बदतर सलूक उनकी तरफ से किया जाता है भारतीय फौज की जान से। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल पूरी दुनिया इस बात की शाहिद है कि आज से कई दहाइयाँ पहले भी आबादी जो थी वो 1 करोड़ के लगभग थी, और आज जबकि वहाँ पर मसनूई तौर पर वहाँ पर नई आबादकारी और कॉलोनाइजेशन की जा रही है और हिंदुओं को लाकर वहाँ पर आबाद किया जा रहा है, ताकि ये एक पैगाम दिया जा सके कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर कम है और हिंदू तादाद में ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों को दूसरे दर्जे की हैसियत जो है वो दी जा रही है, उन्हें दूसरे दर्जे की शहरियत दी जा रही है। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं ये पूरी दुनिया के सामने हैं। अगर फैसलाबाद में बैठा एक आम सा फर्द, रमज़ान मिर्ज़ा, इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ पर वो तमाम NGOs जिनके वहाँ पर कारिंदे मौजूद हैं, जिनके रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके NGO समेत मीडिया के वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, तो उनके हवाले से रिपोर्ट्स शाया भी होती हैं, बनती भी हैं, लेकिन उनको रोक लिया जाता है, दबा लिया जाता है और इसके ऊपर कहीं पर कोई बात भी नहीं हो रही। इसके साथ लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए, भारत का जो मीडिया है वो बहुत गलत परसेप्शन जो है वहां पे दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि हर एक को अच्छे इंसानी हकूक मिल रहे हैं, यहाँ पे तादाद जैसे हिंदुओं की आप बता रहे हैं ज्यादा हैं,
और यहाँ पे तमाम तर जो मामला थे बड़े फामो तफहीम के साथ, इवन वो ये भी दिखाते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी भी उनके साथ है। ये नहीं दिखाते वहां पे कि झंडा पाकिस्तान का जो लहराया जाता है हर छत के ऊपर, और ये बताया जाता है कि आप जितना मर्जी जुल्मों सितम कर रहे हैं ये हिस्सा पाकिस्तान का ही है। यकीनन इसमें बड़ी वाज़ेह हुकूमत ने जो पॉलिसी इस वक्त अपनाई है कि उस हिस्से को भी जो है वो अपने पॉलिटिकल मैप में शामिल किया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था कि हम किसी सूरत कश्मीर के हक से दस्तबरदार नहीं होने वाले, और बुनियादी बात यही है कि हम ये नहीं कह रहे कि कश्मीर हमारे साथ है, हम ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक की जो पामाली वहां पे हो रही है उसको देखा जाए और फिर कश्मीरियों की रजामंदी के साथ उसका फैसला किया जाए, और वो यकीनन जनाब उनकी पाकिस्तान के साथ रजामंदी तो खड़े हैं। पूरी दुनिया के सामने है बिल्कुल ना। सामने ये खड़ी। मीडिया को दबाते हैं तो सोशल मीडिया पे आ जाता है, कोई वीडियो बन के किसी ना किसी तरह वायरल हो जाती है, लोग गोलियां छातियों पे खा रहे हैं लेकिन झंडा जो है पाकिस्तान का नहीं छोड़े, और उनको बता रहे हैं कि आप झंडे को मकान से उतार सकते हैं, दिल से नहीं। ये पैगाम दिया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं। और आपने पिछले दिनों में एक पैगाम भी एक बच्चे का वायरल होता देखा होगा जिसमें वो पाकिस्तानियों को जो है वो पुकार रहा है, और यकीन करें कि ये एक मिसाल है कि वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर या जमहूरियत के नाम पे ऊपर वोट लेने वाला मुल्क जो है वो इंसानी हकूक की पामाली किस तरह कर रहा है, और आलमी ताकतें जो हैं वो इसके ऊपर मुकम्मल खामोश दिखाई देती हैं, मगर खामोश दिखाई देता है। और जो गठजोड़ करके बैठे हैं अमेरिका जैसे ममालिक उनके साथ, वो भी इस मामले के ऊपर खामोश दिखाई देते हैं। यूएनओ की जानिब से कभी कोई ऐसी करारदाद पास नहीं हुई कि जिसमें भारत को जो है वो किसी किस्म का भी पॉलिटिकल प्रेशर जो है उसको दिया गया हो, और यही सूरत हाल जो है वो इसराइल के साथ है। और वहां पे भी मैंने एक वीडियो अच्छा, फिर यहाँ पे तो ये चीज आ जाती है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक नहीं, मफादात को देखता है, वो भी चंद एक जो बड़े मुल्क हैं उनके मफादात को देखता है। अगर इंसानी हकूक को देखो तो जहाँ पे ये सारे मसाइल, इसराइल की बात की आपने, कश्मीर की बात की, यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए, और उनको पता भी है ये सारे मामला यहाँ पे हो रहे, इसके बावजूद नहीं ले रहे। इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। असल में मैंने सबसे पहले एक टर्म यूज की, सिलेक्टिवली। तो ये यूएनओ को हम पिछले कई दहाइयों से अगर किरदार देखें तो बड़ा सिलेक्टिव किरदार रहा है, और कहीं पर भी अप्रोच जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ नहीं हुई। मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा सनब रही है, मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा मुतासरीन में शामिल रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक के ऊपर कभी कहीं पर आवाज नहीं उठाई गई। और अफसोसनाक बात यह है, इवन मिर्जा साहब यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मैं नाज़रीन आपके गोश गुजार ये बात करना चाहता हूँ, उनकी तकरीबात का एहतमाम भरपूर तरीके से वो करते हैं, और जिस तरह यहाँ पे ईद मिलाई जाती है उसी तरह दिवाली भी मनाते हैं वो। और हमारे जो सियासी लीडर्स होते हैं उनमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, उनको खुल्लम खुल्ला इजाजत दी जाती है, जनाब आपका जो मन चाहता है दिवाली मनाए, होली मनाए, जिस तरह के आपके इवेंट्स हैं वो मनाएं, आपको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं और वो उसी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एहसासे कंट्री ना हो ना उस अक़लियत को। और अहम बात यह है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद ईसाइयों के लीडर भी हैं, वो बिलावल भुट्टो हों या इमरान खान हों, वो कोई भी हैं। तो इस हवाले से इसका मतलब यह है कि पैगाम है कि यहाँ पर अक़लियतें आज़ाद हैं। इस्लामाबाद में एक जो था टेंपल की बुनियाद रखी गई जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर खासा तनकीद का निशाना बनाया गया। तो मेरा उन सब लोगों से एक सवाल है कि क्या ये हिंदुओं का मुल्क नहीं? यहाँ पर हिंदू अगर जो आबाद हैं वो हमारी बरादरी नहीं है, हमारे भाई नहीं है? लेकिन ये तो एक कंट्रोवर्सी की बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जितनी भी अक़लियतें मौजूद हैं हमारे भाई हैं। वो उसमें से आज तक एक वीडियो नहीं बनी कि मुझे किसी मुसलमान ने थप्पड़ भी मारा हो, या मेरे साथ बदकलामी की हो, या मेरा रास्ता रोका हो, या मेरे हकूक मुझे इंसानियत के तौर पे ना दिए गए हों, या मेरे किसी बच्चे को, घर वाले को डांटा गया हो। उनके बच्चे भी तो उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पे मुसलमानों के पढ़ रहे हैं, उनको भी उसी बेंच पे बिठाया जाता है जहां पे एक मुसलमान का बच्चा बैठता है। तो हम इस चीज के कह सकते हैं कि हम इस चीज को देखते हैं कि जितने हकूक हमारे बच्चे को मिल रहे हैं उतने अक़लियत के बच्चे को भी दिए जाएं। ये एक बेहतरीन निज़ाम है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर राइज किया गया है। दूसरी जानब अगर भारत के अंदर देख लिया जाए, मुसलमानों की तादाद बेतहाशा है, वहां पे करोड़ों की तादाद में मुसलमान वहां पे मौजूद हैं, इसके बावजूद अक़लियतों से भी बुरा सलूक उनके साथ किया जाता है, जिंदा जलाए गए हैं। और जो इस वक्त भी चल रहा है, यकीन करें
वहां से आवाज जो है यहां तक नहीं पहुंच पाती और सोशल मीडिया के जरिए कई एक बार वीडियोस वायरल हुई और वो बर्मा का इलाका हो, यहाँ पे भारत का इलाका हो, हाँ। मुसलमान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जुल्म की चक्की पिस रहे हैं और इंसानी हकूक का जो अलम उठाए हुए अफराद हैं वो इस मामले पर खामोश दिखाई देते हैं। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि मगरिब को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। इस पे मिर्जा साहब किरदार आ जाता है अफवाज का। अगर हमारी पाकिस्तान की अफवाज की बात की जाए, भारत की अफवाज की बात की जाए, मेरा ख्याल है हर चीज में हमारी फौज उनसे आगे, हर चीज में। उनकी इखलाकियात देखें, हमारी फौज की इखलाकियात देखें, उनके जवानों की जुर्रत देखें, हमारे जवानों की जुर्रत देखें। सरहदों पे भी खड़े होते हैं, सिविल इंतजामिया को भी संभाल रहे होते हैं और जितने भी मसाइल होते हैं हमारे, उसमें भी शाना बशाना हमारे साथ खड़े होते हैं। दूसरी जानब उनकी जानब देखा जाए तो उनके फौजी जो हैं वो नहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म डाल के बहादुर बन रहे होते हैं और बता रहे होते हैं दुनिया को कि जनाब हम जैसा जुर्रतमंद बहादुर कोई नहीं। और जब उनका सामना पाकिस्तान की फौज के साथ होता है तो दुम दबा के भागते हुए नजर आते हैं। और इसके चंद एक वाकया जो है वो पिछले साल जो है वो देखने में मिले, जब भारतीय फौज के जो पायलट्स थे अभिनंदन, वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए तो किस तरह से उनको मार के भगाया गया और फिर पकड़ा भी गया। पहले मारा गया, फिर पकड़ के प्यार किया गया और दोबारा हवाले उनके कर दिया गया और दुनिया को पैगाम दिया गया कि हम मार सकते हैं लेकिन इसके बावजूद अपना हाथ रोकते हैं इंसानी हकूक की वजह से। वो भी एक इंसानी हकूक की बड़ी दलील थी, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन अक्सर देखने को मिलता है कि पब्लिक प्लेसेस पे, बसेस के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के अंदर स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो स्मोकिंग करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस चीज़ को बैन किया गया है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग नहीं करते वो बेजार हो रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं और उसकी स्मेल की वजह से बहुत सारे लोगों की तबीयत भी अक्सर खराब हो जाती है। तो मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमारे माशरे के अंदर नजर ही नहीं आती सिरे से, और जानबूझ के बल्कि जिसका जहां दिल करता है वो सिगरेट लगाता है और पीना शुरू कर देता है। आप क्या कहेंगे इसको? असल में इस हवाले से हुकूमत की जानिब से तंबाकूनोशी एक्ट 2002 बनाया गया था और उसमें अमेंडमेंट्स भी हुई और जिसका बुनियादी जो क्रक्स ये है कि सबसे पहले तो आप अवामी जगह पर पब्लिक पॉइंट के ऊपर सिगरेट नहीं पी सकते। पब्लिक पॉइंट्स कौन से हैं? ऐसी वो तमाम जगहें जहां पर कोई भी बंदा आपके यहाँ से मिल सकता है। कोई सड़क हो, कोई फूड पॉइंट हो, कोई पार्क हो और इसी तरह की दीगर जगह जहां पर किसी भी वक्त आपका कोई भी वास्ता पड़ सकता है। वो ट्रांसपोर्ट हो, वो लारी अड्डा हो, वो हस्पताल हो, वो डीसी ऑफिस हो, वो कमिश्नर ऑफिस हो, वो एफडीए हो, वासा हो, पीएच हो, सरकारी तमाम डिपार्टमेंट्स, ये सारे पब्लिक मुकामात हैं जहां पर पब्लिक इजीली आ जा सकती है। अब पब्लिक कहां पे नहीं आ जा सकती? आपके घर पब्लिक नहीं आ सकती, हमारे स्टूडियो में पब्लिक नहीं आ सकती, और अगर हम ऑन एयर हैं तो भी ये पब्लिक पॉइंट है, तो भी हम सबके सामने। तो जहां पर कोई भी फर्द आपको देख सकता है वहां पर आप सिगरेट नहीं पी सकते। इसका एक बुनियादी एक्ट ये था। दूसरा क्या है कि जो दुकानदार है वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो महसूस होता है कि 18 साल इसकी उम्र कम से कम है, उसको सिगरेट नहीं बेच सकता। तीसरा ये कि जहां पर भी कहीं पर सिगरेट नोशी के लिए पॉइंट है, मिसाल के तौर पर जिसे हम पान शॉप कह देते हैं, सिगरेट वाला खोखा कह देते हैं, वो जो है वहां पर लूज पैकिंग में आप सिगरेट नहीं बेच सकते। और कोई भी ऐसा सेल पॉइंट तालीमी इदारे से 200 मीटर के अंदर नहीं होगा। और आजकल तो बनाए ही खास तौर पे तालीमी इदारों को, तालीमी इदारे जो कॉलेजेस हैं उनके करीब तरीन बनाए जाते हैं ताकि वहां पर टारगेट किया जाता है। एग्जैक्टली। और वही महंगा सिगरेट पी रहे होते हैं और लूज पैकिंग में भी वही शौकिया तौर पर पी रहे होते हैं। 2 सिगरेट पकड़े और वहां पे उसको नोश करना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि नहीं होगा। लेकिन आप अभी यहां पे से बाहर निकलें, शुगरपुरा रोड के ऊपर कोई आपको 10 पान शॉप्स नजर आएंगी, वहां पर लूज पैकिंग में भी सिगरेट बेचा जा रहा होगा, वहां पर सरेआम जो है वो सिगरेट पी रही होगे। और इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हजरात हैं, वो आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। तो इससे महसूस ये होता है कि एक तरफ जो पॉलिसी बनाई गई थी वो तो ठीक थी, लेकिन उसके ऊपर जिन लोगों ने इंप्लीमेंटेशन करनी थी
वो डिपार्टमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। एक वो डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा नाकाम है? जिसने आगाही देनी थी आम शहरियों को, अवाम को, कि भाई आप पब्लिक पॉइंट के ऊपर सिगरेट नहीं पी सकते, जिस वजह से शहरी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है वो आपको ओपन एरिया में सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। कल जब हम इसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे थे तो मैंने बहुत सारे शहरियों से बात करने की कोशिश की, तो वो नौजवान जिनकी आमतौर पर उम्र जो थी वो 25 साल से कम या 25 के राउंड अबाउट थी, हमने उनके इंटरव्यूज करना चाहे तो उनका पहला ही जवाब ये होता था कि मेरे घर वाले देख लेंगे, मेरे अब्बू देख लेंगे, मेरी अम्मी देख लेंगी, मेरी फैमिली देख लेगी। तो उन्होंने इंटरव्यू देने से गुरेज किया। इसका मतलब यह है कि इनमें से वो तमाम बच्चे या वो तमाम नौजवान जिनकी उम्रें जो है वही 25 साल या 25 साल से कम है, अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो घर वाले उनसे बेखबर हैं कि भाई ये सिगरेट पी रहे हैं। तो वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को देखें, अपने बेटों को खुसूस तौर पर देखें कि क्या वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलव्वस तो नहीं। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात यह है, वजारत सेहत की जानिब से जो अदाद शुमार पेश किए गए हैं, सालाना जो है वो तो हज़ारों की तादाद में अफराद जो हैं इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन रोज़ाना जो है 438 अफराद सिर्फ सिगरेट की वजह से मुतासिर होकर इस दुनिया से जा रहे हैं। और रोज़ाना 1200 नौजवान जो हैं वो सिगरेट नोशी की बीमारी में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। ये रोज़ाना का फिगर है और आप अंदाज़ा लगाएं कि सालाना सूरत हाल क्या होगी। और जो इस मामले को रोकने के लिए कि अफराद जो है वो सिगरेट ना पिए, उन्होंने इसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो बढ़ा दी है, टैक्स बढ़ा दिया है सिगरेट के ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ इसके ऊपर जनरल सेल टैक्स बढ़ा दिया है। इसके साथ ये भी एक अच्छा इकदाम है कि कहीं पर भी आपको जो सिगरेट स्मोकिंग पॉइंट है उसके अलावा कहीं पर भी आपको सिगरेट का इश्तिहार नजर नहीं आता, तो इश्तिहार के ऊपर भी जो है वो पाबंदी आयद की गई है। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा फिगर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है कि इसके बावजूद हम सिगरेट नोशी को रोकने में जो है वो कामयाब नजर मैं तो कहता हूँ फौरी तौर पे इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए कि जितनी सिगरेट की प्राइस है उसको अचानक से डबल कर दें और खूब गवर्नमेंट इससे पैसे कमाए, टैक्स को इतना बढ़ा दें कि ये जो सिगरेट पीने वाले हैं किसी ना किसी हद तक कम हो जाएं। और दूसरी जानब अगर मिर्जा साहब देखा जाए, गुटखे का इस्तेमाल और ये जो शीशा कंज्यूम करते हैं, इन लोगों के हवाले से क्या कहना है? इस पे भी तो बैन है, इसके बावजूद दुकानों से मिल रहा है। असल में गुटखा भी मिल रहा है, शीशा भी पिया जा रहा है। इस हवाले से फूड डिपार्टमेंट, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं और यहाँ तक हमें भी सिफारिशें की जाती हैं कि भाई गुटखा पकड़ा गया है, आप सिफारिश कर दें। भाई हम उसके ऊपर क्या सिफारिश करें कि हमारे बंदे ने जो है कि हमारे जानने वाले ने गुटखा बेचा है तो आप इसको माफ कर दें। भाई इसके और इंतहाई गंदी चीज है ये गुटखा, गंदी चीज, कैंसर का सबब बनता है। और जो लोग ये इस गुटखे को खाते हैं, मैं उनको मुखातिब करके ये कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करें। आपसे बहुत लोग प्यार करने वाले हैं, उनका ख्याल करें। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने खाना नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं ऐसे चंद एक लोगों को जानता हूं जो कि गुटखे के पीछे हाथ धो के पड़े और यूं महसूस होता है दुनिया से गुटखा खत्म करने के लिए वही यहां पे आए हैं। असल में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने छोड़ना नहीं, खाना नहीं छोड़ना, इस्तेमाल नहीं उसका छोड़ना। और जो बेचने वाले हैं ना, सिर्फ रोजाना उसके 50 रुपए कमा लेते होंगे गुटखा बेच के, चोरी जो है 100 रुपए कमा ले होते हैं। उनको भी इस बात का ख्याल नहीं कि भाईजान गुटखे से जिनकी तनख्वाहें कम है इसके बावजूद गुटखा खाते हैं, अपनी आधी तनख्वाह का गुटखा ही खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लोग हमें सुन भी रहे होंगे गुटखा खाने वाले, तो मेरी उनसे गुजारिश है, मैं उनको कहना चाहूंगा, खुदारा जितने पैसे वो गुटखे पे लगाते हैं, कोई अच्छी चीज लेके खाएं। आपकी सेहत बेहतरीन हो, आप खूबसूरत तो है लेकिन मजीद खूबसूरत हो सकते हैं अगर आप गुटखे की बजाय जूसिस का इस्तेमाल करें, अगर आप गुटखे की बजाय दूसरी चीजों का इस्तेमाल करें, कोई हेल्दी एक्टिविटी करें, तो उससे मामला काफी बेहतर। अच्छा, गुटखा तो गुटखा, और इस तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, माविया और पता नहीं क्या क्या मावा और कुछ इस तरह की चीजें जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, वो भी तो नुकसानदेह उतनी ही होती हैं जितना असल में उसमें तसल्ली दे रहे होते हैं एक दूसरे को, भाई ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई चलो मैं मसरूफ रहूं, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई मैं कहीं सिगरेट पीना ना शुरू कर दूं। ये दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं कुछ ऐसे अफराद, तो उनकी जो है मैं समझता हूं उन्हें माहिर नफ्सियात से भी मिलना चाहिए इस मामले में। और इस हवाले से गवर्नमेंट को बड़ी वाज़ेह जो है वो पॉलिसी अपनानी चाहिए कि ऐसे अफराद जो बेच रहे हैं, जो बना रहे हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। इनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी जो है
क्योंकि मसला ये नहीं है आज अगर आप पी रहे हैं या मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इवन या कोई भी हमारा दोस्त इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके बाद वो अगली नस्ल में मुंतकिल होगा। और अगर यहां पर हम फुल स्टॉप लगा दें तो कम से कम हमारी आने वाली नई नस्लें जो हैं वो इस बीमारी से और इस लानत से बच सकती हैं। मिर्जा साहब, इसके साथ मुंह का कैंसर है, मतलब इंटरनल साइड पे फोड़े बन जाते हैं, अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, पस पड़ जाती है मुंह के अंदर, दांत खराब आपके हो जाते हैं, लोग समटाइम आपको देख के कोफ्त आती है उनको। इन चीजों से मतलब इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए इसकी आदत कुछ इस तरह की हो जाती है इंसान को कि इसे छोड़ नहीं पाता। उसके लिए साइकेट्रिस्ट से मुलाकात करे बंदा, साइकोलॉजिस्ट से, उससे कुछ ट्यूशंस लें इस हवाले से। दूसरा, डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि इसके कुछ मेडिकल टर्म्स भी होती हैं। शायद निकोटिन लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, उसकी नीड को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना होता है। तो इसको छोड़ने के लिए भी एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। अगर इंसान नहीं छोड़ पाता तो मेरा ख्याल है डॉक्टर से कंसर्न किया जाए, वो इस हवाले से बेहतर गाइड कर सकता है। असल में इसके बड़े साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स होते हैं। एक बंदा जो एक खास ब्रांड पीता है सिगरेट का, वो दूसरे ब्रांड के ऊपर क्यों नहीं जाता? इसका मतलब है उसका एक खास फ्लेवर है। और जो क्योंकि तंबाकू का कोई फ्लेवर नहीं होता, जो उसके अंदर टोबैको इस्तेमाल किया जा रहा है उसका कोई किसी किस्म का खास फ्लेवर नहीं है, वो सेम है। और ये गुटखा वाले तो मैंने अक्सर देखा है, बिरयानी खा लें, स्पाइसेस वाले खाने खा लें, उनको तब तक वो खाना नहीं हजम होता जब तक वो गुटखा मुंह में नहीं डाल लेते। भाईजान, मैं कह रहा हूं किसी को मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती जब वो मुंह में सिगरेट डाल के नहीं जा रहे हो और वो इशारे पे खड़े होकर वो जो है वो मतलब यूं महसूस करते हैं कि सर्दी का मजा किरकिरा है, मौसम का सुहाना होने का मजा किरकिरा है, जब तक ये सारे नफ्सियाती असरात हैं। और जब आप एक बार प्लान कर लेते हैं कि मुझे ये नहीं करना, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत वहां नहीं ले जा सकती, सिर्फ आपका नफ्स आपको लेके जाता है, दिमाग खींच के ले जाता है। वो दिल के ऊपर तो बेचारे के ऊपर हमें इल्जामात ही लगाए जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप इतनी मजबूती से फैसला कर लेते हैं कि मुझे नहीं इस्तेमाल करना, तो यकीन करें आप कल को बिल्कुल भी इस्तेमाल करें। और लेकिन जब आप कह लेते हैं कि कोई नहीं ये आखिरी है, तो फिर हर उसका जो पैकेट है वो आखिरी है, हर कश जो है वो आखिरी है। और यकीन करें ये किसी ना किसी वक्त आखिरी हो भी जाता है। और अब जबकि इस वक्त जो कोरोना का सिनेरियो चल रहा है, उसमें इस तरह की चीजों का इस्तेमाल जो है वो और भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यानी ये गुटखा शुटका जो खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इनमें कोरोना के बढ़ने के चांसेस भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई उससे कम होता है, लेकिन अगर आप में गुटखे से कोरोना कम होता है मिर्जा साहब? नहीं, कुछ लोगों का सिगरेट नोशी से बात करते हैं कि भाई ये कम है, लेकिन आप अगर देखें ये अमले तनफ्फुस को आपको मुतासिर करता है। चलें जी, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं मिर्जा साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, शहर फैसलाबाद का प्री अर्बन प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। 2015 में उसे तैयार किया गया था और इसे इंप्लीमेंट करवाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन वो तैयारी ही रह जाती है, इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं करवाई जाती। कोशिश ये होती है कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर शहर फैसलाबाद का तैयार किया जाए, जिसके तहत बहुत सारे मसाइल जिससे हमारे शहरी इस वक्त जूझ रहे हैं उसे खत्म किया जाए। अब वो मसाइल कौन कौन से हैं, इसके लिए प्लान क्या तश्कील दिया गया है, इंप्लीमेंटेशन कब होगी, हमारे शहरी इससे मुस्तफीद किस तरह से हो सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं रमजान मिर्जा से। तो मिर्जा साहब बताइएगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है और क्या बनने जा भी रहा है या नहीं? असल में हनान 2015 में जब डीसीओ नूरुल अमीन मैंगल थे यहाँ पे, और वो डायरेक्टर जनरल भी थे उनके पास, एफडीए के चार्ज था उनके पास, उन्होंने यहाँ पर फैसलाबाद की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए एक प्लान जो था वो तश्कील दिया था, पेरियरमेंट प्लान के नाम से। फैसला इसमें यह किया गया था कि इस बात की निशानदही की जा सके कि किन किन जगहों पर हाउसिंग के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, कॉलोनियाँ बन सकती हैं, हमें किस हद तक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हमें अस्पताल बनाने होंगे, पार्क्स की किस हद तक ज़रूरत है, रोड डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग क्या होगी, सेहत के जो शोबे हैं उनको कहाँ कहाँ हम एक्सटेंड करेंगे, सीवरेज लाइन जो हैं वो कहाँ पे होंगी, इसके साथ साथ दीगर तमाम चीज़ें। और ये भी फैसला हुआ था कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज जबकि 5 साल हो गए हैं, इसके बावजूद उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। इस हवाले से जहाँ पर मुख्तलिफ कॉलोनियाँ जो हैं वो पेरी अर्बन प्लान के बिल्कुल बरअक्स बनी,
और तकरीबन 41 ऐसी कॉलोनीज फैसलाबाद में मौजूद हैं जो कि पेरी अर्बन प्लान के बिल्कुल भी बरअक्स हैं और उसमें फॉलो नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज भी हैं जहां पर क्रॉप एरिया रखा गया था, ज़रई इलाका रखा गया था, वहां पर बन गई। फैसला ये हुआ था कि बाईपास से बाहर कहीं पर भी कोई कॉलोनी नहीं होगी, लेकिन फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले बासर सियासतदानों की कॉलोनियां जो हैं वो बहुत सारी इसी जो बाईपास है उससे बाहर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसमें भी फैसला हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, इंडस्ट्री को वहीं तक जो है वो महदूद रखा जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त देखें तो बाईपास के दोनों अतराफ में फैसलाबाद में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, उसमें फ्लोर मिल्स मौजूद हैं, दालें साफ करने वाली फैक्ट्रियां मौजूद हैं, भट्टे मौजूद हैं, गत्ता बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद हैं, ऑयल क्लिनजिंग फैक्ट्रीज यहां पर मौजूद हैं और इसी तरह बहुत सारे यूनिट्स मौजूद हैं और इनमें कोई दर्जनों फैक्ट्रियां जो हैं वो लग चुकी हैं जिन्होंने पेरी अर्बन प्लान को फॉलो नहीं किया। इसके साथ साथ ब्राउन एरिया कुछ रखा गया था, वहां पर भी जो है वो कॉलोनियां बन गई हैं। इसके साथ ये भी नजर आ रहा है कि जो उस प्लान में वाजे किया गया था कि जो सेहत की सहूलियात फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्पिटल बनेंगे, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। फ्लाईओवर्स के कुछ मंसूबे थे, उसके ऊपर बात नहीं हो सकी। तो जब हमने ज़िला इंतजामिया से इस हवाले से देखा कि भाई 5 साल पहले प्लान बना था, इसके ऊपर कहीं पर भी कोई इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही, बड़ा खूबसूरत जवाब था कि अब जो है वो एफडीए अगले 20 साल की प्लानिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो हम अमल दरामद करवाएंगे। और अगर हम एफडीए ही की बात कर लें तो मास्टर प्लान जो था वो 2017 में बनना शुरू हुआ था, 18 माह में उसको मुकम्मल होना था और आज जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 30 से 36 माह हो चुके हैं। अभी तक उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो तैयार नहीं हो सका और डायरेक्टर जनरल एफडीए इस हवाले से कहते हैं कि भाई 23 मार्च को तमाम स्टेक होल्डर से अप्रूवल लेकर उसको हम लॉन्च करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन अभी तक फैसलाबाद में जितने भी मास्टर प्लान बने हैं, वो 65 का हो, वो 85 का हो, वो 96 का हो, 2006 का हो या 2015 का पेरी अर्बन प्लान हो, अभी तक किसी के ऊपर भी जो है वो 100% इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। अगर वासा के मास्टर प्लान की बात कर लें तो उसके ऊपर भी फिल वक्त जो कि गुज़िश्ता साल में मुकम्मल हुआ था, अभी तक उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं शुरू हो सकी। तो महसूस ये होता है कि फैसलाबाद के जितने भी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है फैसलाबाद की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें, उस हद तक किरदार अदा करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये मास्टर प्लान जो 23 मार्च 2021 में लॉन्च होने को जा रहा है, अगर उसका फर्स्ट ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है तो शायद फैसलाबाद का नक्शा जो है और जो हुलिया जो है वो बेहतर हो। लेकिन अगर उसके ऊपर भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो यकीन करें कि फैसलाबाद में जिस तरह बेहंगम हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है और इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि मशरूम ग्रोथ है मुख्तलिफ कॉलोनीज की, तो फैसलाबाद जो है इसका हुलिया जो है वो बड़ा अजीब सा होगा और जो मुनज़्ज़म तरक्की की बात की जाती है वो शायद हमें कहीं नजर ना आए। मिर्जा साहब, ट्रैफिक की अगर बात की जाए, इसके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक तब्दील करने की जरूरत है, इस पर कितना फोकस किया जा रहा है? असल में इस हवाले से फैसलाबाद में टीपा के नाम से एक एजेंसी जो थी वो 2015 में बनाई गई थी, लेकिन आज 5 साल गुजर जाने के बावजूद उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो सका। यहाँ तक कि पिछले 5 साल में उसका एक चीफ इंजीनियर जो है वो भी एफडीए हायर नहीं कर सका। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ एक काम किया है कि उसकी फोकल पर्सन जो है एक फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस राय को तैनात किया है। उन्होंने एक उधार ले लिया है डिप्टी डायरेक्टर और कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन हुकूमत से एफडीए ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे गुज़िश्ता माह, अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिससे नजर ये आ रहा है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है वो फैसलाबाद का आने वाले दिनों में एक बड़ा मसला होगा। एक तरफ जहां पर फैसलाबाद में बेहतर रोड्स नहीं हैं और उनका पैच वर्क नहीं हो पा रहा, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से काम नहीं हो पा रहा, तो इससे भी महसूस हो रहा है कि फैसलाबाद में ये मसाइल जो हैं वो जूं के तूं रहेंगे। फैसलाबाद में एफडीए ने मुख्तलिफ जो तकरीबन 26 चौक हैं अहम, उनकी रीडिज़ाइनिंग के लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। जब हुकूमत पंजाब को PC1 में भिजवाया गया तो उसमें ADP में, तो उसके ऊपर भी हुकूमत की जानिब से कोई भी ना सिर्फ उसको रिजेक्ट कर दिया गया बल्कि आइंदा भी उसको ADP में जो है वो नहीं रखा जा रहा। तो नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद के तमाम तर मसाइल जो हैं वो शायद फैसलाबादियों को खुद ही हल करने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें भी इतना दमखम नजर नहीं आता कि वो फैसलाबाद की
इस बेहतर तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अगर हम सियालकोट की बात कर लें या इसी तरह के दीगर शहरों की, वहाँ पर एयरपोर्ट भी बन गया, ताजुल ने बनवा लिया, लेकिन यहाँ पर एक सड़क जो है वो नहीं बन पाती। लेकिन उसके लिए तो एमपी एमएनए साहबान, गवर्नमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मुत्तहिद होने की जरूरत होती है। मुत्तहिद क्या होना है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पे फैसलाबाद में तशरीफ लाए तो ऐसी अच्छी पिक्चर जो थी वो फैसलाबाद की पोर्ट्रे की कि यहाँ पर शायद किसी किस्म का कोई मसला है ही नहीं। बात ही नहीं की गई कि भाई यहाँ पर भी कोई सड़कों के मसाइल हैं। जिस रोड से वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरना था उसका पैच वर्क हो चुका था, और इसके अलावा फैसलाबाद की अभी भी बेशतर सड़कें जो हैं वो आपको पता है कि वो कहते हैं कि पहले कहीं कहीं खड्डा आता था, अब खड्डों में कहीं कहीं सड़क आती है। तो फैसलाबाद में बहुत सारी सड़कें जो हैं वो अभी भी टूट फूट का शिकार हैं। झंग रोड की बात कर लें, समुद्री रोड की बात कर लें, जड़वाला रोड की बात कर लें, झुमरा रोड की बात कर लें, यहाँ तक कि सरगोदा रोड की बात कर लें, शिखपुरा रोड की बात कर लें, और जो लिंक्स रोड हैं जो छोटे इलाकों को आपस में मिलाते हैं, वो सड़कें जो हैं वहां पर तो गुजरना ही जो है वो महाल नजर आता है। सीवरेज के मसाइल नजर आते हैं। तो फैसलाबाद इस वक्त जो है वहां पर खासा काम करने की जरूरत है, गुंजाइश मौजूद है। लेकिन फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की खुशियां, ख्वाहिशें बड़ी छोटी छोटी हैं। छोटे बड़े बंदे को ट्रांसफर करवा लिया, अपनी मर्जी का बंदा तैनात करवा लिया। तो इस मामले के ऊपर जितना बड़ा शहर है उतने बड़े मसाइल हैं, और लेकिन उसके ऊपर कोई भी बंदा जो है वो वज़ीर आला के दौरे के दौरान और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान संजीदा दिखाई ही नहीं दिया। और सनतकारों ने किसी हद तक अपनी सनत की जरूर बात की, लेकिन फैसलाबाद की तामीर और तरक्की के ऊपर कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई। और मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद का नहीं लेके आए जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो सके। वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि नून लीग के दौर में शुरू हुए थे, अभी तक उसके ऊपर जो है काम जारी है और उसके फंड्स भी जो है नहीं मिल रहे। और अगर बात की जाए इंक्रोचमेंट के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे? सिस्टम कुछ स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। असल में मुझे लग रहा है कि अदालत जो है इस मामले के ऊपर अब खामोश दिखाई दे रही है। इनकी जानिब से अदालतों में पेशियां तो जारी हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर और इंक्रोचमेंट के ऊपर, लेकिन फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं, मुझे लगता है कि उनका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके ऊपर खासा प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर रोड के ऊपर मौजूद तकरीबन 300 दुकानें और घंटाघर के अतराफ में जो 16 ओपन एरियाज थे उसमें मौजूद तकरीबन 250 दुकानें, उनका खासा प्रेशर जो है वो अरकान असम्बली के ऊपर आया है। और अरकान असम्बली ने जो है वो अपना प्रेशर लग रहा है कि शायद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर जो है वो डाला है, जिसके नतीजे में वो तमाम रजिस्ट्रियां जो कि गंदे नालों के ऊपर और पार्क की जगहों पर दुकानें बनी हुई हैं, उनकी रजिस्ट्रियों की तनसीख या तस्दीक के हवाले से फिल वक्त 2 महीने गुजरने के बाद भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, जिससे लग रहा है कि शायद अब जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन था वो रुक गया है। उसमें सिर्फ इंतजामिया इस पे प्रेशराइज करती क्यों नहीं नजर आती? इंतजामिया ने सिर्फ रिपोर्ट मांगनी होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दी। और इंतजामिया अब अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं देता तो इंतजामिया मुंतज़िर है कि वहां से कोई तहरीरी जवाब उन्हें मिल जाए ताकि वो कोर्ट में पेश कर सकें। लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ज़बानी कलामी कह दिया गया है कि ये सारा कुछ। द क्वेश्चन इज दैट मिर्जा साहब कि यहाँ पे इंतजामिया की सुप्रीम कोर्ट खचाई कर रहा है। अब इंतजामिया ये वहां पे नहीं बताती कि हमें जनाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो है वो सिस्टम नहीं मिल पा रही, जो तस्दीक है वो नहीं मिल पा रही रजिस्ट्रियों की, जिसके बाद हम कार्रवाई करें, फिर सुप्रीम कोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खींचे। इंतजामिया एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन अभी तक उस मामले के ऊपर मुतलका अदालत ने जो है इनसे कोई भी मालूमात नहीं ली। अगर ऐसा होगा तो यकीनन ये मामला जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला जो है अब अफहाम तफहीम की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि फैसलाबाद में जहां पर आपके ही एरिया में गुलाम हमदाबाद में जहां पर एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, 47 पार्क्स की जगह जो है वो वागज़ा करवाई गई, मकानात, बिल्कुल 2000 से ज्यादा घर जो है वो गिराए गए। तो उसमें फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले जो रुकन सूबाई असम्बली हैं ख्याल अहमद कासरू, उनका वोट बैंक मुतासर हुआ और शेख खुरम शहजाद का वोट मुतासर हुआ। उन्होंने ACCT से कई एक बार गुजारिश भी की कि भाईजान हाथ हौला रखें, लेकिन ना हुआ। लेकिन यहां पर मुझे लग रहा है कि शायद मुतलका अरकान असम्बली की बात शायद मान ली गई है और मामला जो है वो रुक गए हैं, क्योंकि फैसलाबाद घंटाघर के अतराफ में और घंटाघर में ऑपरेशन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर PTI का शायद कला कमा हो जाएगा। तो अब नजर ये आ रहा है कि शायद के इन फ्यूचर क्या होता है। तो मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आज के शो में आपके आने के लिए, बहुत मफीद डिस्कशन जो है वो आपके साथ रही। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
किचन में चलते हैं जनाब और देखते हैं कि आज हमारी शेफ किंजा जो हैं वो हमें क्या बना के खिला रही हैं और किस चीज की रेसिपी आज तैयार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ बताइएगा आज क्या तैयार कर रहे हैं आप? आज हम लोग थोड़ी डिफरेंट रेसिपी तैयार कर रहे हैं, तवा टिक्का। तवा टिक्का तैयार कर रहे हैं जी। और बनाया तो तवे पे जाएगा, कोयले क्यों गर्म किए जा रहे क्योंकि हैं? ये टिक्का है तो इसमें कोयले का जो स्टीम है वो देना बहुत मतलब जरूरी है। स्मोक थोड़ा सा कोयले का आएगा तो उससे टेस्ट इनहेंस टेस्ट होगा। enhance तो जनाब मैं चाहता हूँ रेसिपी बताएं आप ताकि ऑडियंस को पता चल सके। अच्छा, सबसे पहले जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बुलेवर्ड मॉल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारी 4 ब्रांचेस आउटलेट्स वहाँ पे रन करी हैं, होम बेकरी, चाइना किचन, पंजाबी ढाबा और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमारा चाय नाश्ता है। तो ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है जो आज मैं बनाने जा रही हूँ, नॉर्मल टिक्के से बिल्कुल हटके है। टिक्का है लेकिन उसमें 2 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसमें जो मैरिनेशन इसकी करूंगी चिकन की, उसमें मैं मेरे पास रेडीमेड टिक्का मसाला है। आपने रेडीमेड ले लें, ज्यादा बेहतर है। नहीं है तो फिर मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूंगी। टिक्का मसाला हो, वैसे रेसिपी आप बता दें क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं उनको टिक्का मसाला का ही ना पता होगा कि वो होता क्या है, और जब पता नहीं चलेगा तो टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर आता है। तो रेसिपी आप लाजमी इसकी बताएं। रेसिपी इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर जाएगा, इसमें हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी जाएगी इसमें, और इसके बाद इसमें जाएगा जीरा कुटा हुआ थोड़ा सा जाएगा, पिसा हुआ धनिया पाउडर जो होता है वो जाएगा, नमक जाएगा। इसको सब आपने डाल के ये मसाला तैयार हो जाएगा, उसको मैरिनेट करना है। सेम वही मसाला मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी। मैरिनेशन के लिए मुझे इसमें थोड़ा सा मैं जिंजर गार्लिक डालूंगी। मेरे पास 1 पैकेट के करीब जो है वो मसाला है। आपने जो बताया वैसे वो लगा लें। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा योगर्ट और सॉल्ट डाल के इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दें, बहुत बेहतर है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त कम होता है इसलिए हम मैरिनेशन करके चंद वक्त के लिए इसे रखते हैं, उसके बाद इसे जो है पका लिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप ये भी बताएं कि इसे तैयार आज किसमें किया जाएगा, गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी में? गोल्डन कुकिंग ऑयल में सबसे पहले मैं ये जो चिकन है उसको फ्राई करूंगी। मैं इसमें जो डिफरेंट है वो है मिर्चें। जो हम लोग मिर्चें भरेंगे वो इसके साथ रखेंगे। अच्छा, मिर्चों में जो मेरे पास मोटी वाली मिर्चें मौजूद हैं उसकी फिलिंग के लिए मुझे जो चाहिए वो मेरे पास चाट मसाला है। चाट मसाला, कौलंजी है, तकरीबन हाफ टी स्पून कौलंजी डालूंगी। मेरे पास सूखा जीरा मौजूद है, पिसा हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून पिसा जीरा और सूखा धनिया पाउडर वो मैं ऐड करूंगी। अच्छा, इसमें खटाई पाउडर डलता है, मुझे खटाई पाउडर नहीं मिला तो इसलिए मैं लेमन जूस जो है वो अच्छा खासा इसकी क्वांटिटी में इस्तेमाल करूंगी ताकि वो एक पेस्ट टाइप बन जाए जो मिर्चों के अंदर है वो फिर मैं उसको भरूंगी और मैं जब ये फ्राई होगा फिर डालूंगी। लेमन जूस से इसका टेक्सचर और वो जो नरम और जूसी जो इसका टेक्सचर आता है, खट्टापन आएगा इसमें। जो मिर्चें, जो हम लोग खट्टी वाली मिर्चें खाते हैं बिल्कुल जी। गोल्डन कुकिंग ऑयल में आज इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है और कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है। यही नहीं बल्कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप बाजार में जाएं तो सबसे पहले आपका इंतखाब गोल्डन कुकिंग ऑयल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गोल्डन कुकिंग ऑयल लेते हैं तो ये आपके खाने की लज्जत को बढ़ा देता है। तो जब मैं चाहता हूं कि आप रेसिपी जो है वो स्टार्ट करें। इसकी मैरिनेशन अब सबसे पहले की जाएगी जी। अच्छा सर, इसमें एक और चीज भी जाएगी। अनियंस मैं गोल्डन फ्राई करके साइड पे रख दूंगी। वो इसकी जब हम लोग डेकोरेशन जब प्लेटिंग करेंगे तब हम उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, और वो जो रेस्टोरेंट में होते हैं जो फ्राइड अनियन होते हैं साइडों पे लगे होते हैं वो इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे आप। बिल्कुल ठीक है जी। तो चलते हैं अब खास तौर पे जो चीजें हैं, स्पाइसेस हैं वो ऐड किए जा रहे हैं और मैरिनेशन इसकी की जाएगी। मैं चाहता हूँ साथ साथ आप बताते जाएं। ये मैं इसमें टिक्का पाउडर डाल रही हूँ। कितना डाला? हाफ पैकेट डाल दें आप। ये मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम चिकन है। ठीक है, 500 ग्राम चिकन के लिए रेसिपी जनाब हम बता रहे हैं और हाफ पैकेट 4 टेबलस्पून बन जाएगा गालबन। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ये डाल दिया। टिक्का मसाला, इसमें मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें वो डाल दिया। मेरे पास योगर्ट है यहाँ पे। योगर्ट इसकी थोड़ी ग्रेवी देगा जो कि हमें जब हम लोग अनियंस डालेंगे ना उसको फिर इसमें बैलेंस कर देगा वो। बिल्कुल। इसमें मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी योगर्ट। ठीक है। और सॉल्ट टू टेस्ट डाला जाएगा। तकरीबन हाफ टेबलस्पून हम सॉल्ट जो है वो यूज कर रहे हैं इसके क्योंकि अंदर। मसाले में भी सॉल्ट होगा तो थोड़ा सा हाथ रोकना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसको मैं मिक्स करूंगी। सर मुझे थोड़ा सा लेमन जूस दे दें। जी जी, लेमन जूस जनाब हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। लेमन जूस मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी।
अच्छा, अक्सर औरतें थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। अब ये पता नहीं क्यों होता है। मोस्टली गर्ल्स जब घर के अंदर भी खाना बना रही होती हैं ना, तो ऑयलिंग, जब ऑयल डाल रही होती हैं तो यूँ महसूस होता है उनको जैसे ऑयल कम है, तो थोड़ा सा और डाल देती हैं, वो फिर थोड़ा हिसाब सा की और पक्की डाल होती देती है हैं। ना, फिर वो उनको आदत होती है घर में काम कैसे करना है, तो वो हिसाब अपने हिसाब से फिर काम कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, मैरिनेशन इसकी कर दी गई है और मैरिनेशन से इसकी अरोमा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त उठ रहा है स्टूडियो के अंदर, और जब तैयार होगा तो मेरा ख्याल है मज़ीद जो है खूबसूरत बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ अगर हमने ख़ास तौर पे कोई ड्रिंक्स साथ में रखनी हो, सर्व करनी हो घर पे बना के, तो मिंट मार्गरीटा ऐसी कोई ड्रिंक्स बनाई जा सकती हैं? बनाई जा सकती हैं। वैसे हमारी पाकिस्तान में हम ज्यादातर फिजी ड्रिंक्स पे जाती है। मेरा जो मैंने जो देखा है, मैं आपने जो ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व किया, वो ज्यादातर फिजी ड्रिंक्स पे जाएगी। या तो वो ऑरेंज में लेगी, या तो फिर व्हाइट में, या ब्लैक, इन तीनों में, या फिर मिंट लेमनेड हो जाएगा। और अच्छा, जूसेस का इस्तेमाल बड़ा कम किया जाता है हमारे बहुत यहाँ। कम किया जाता है। इस चीज़ को भी बताया ना कि जूसेस की क्या अहमियत है, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, खाने की डाइजेशन के लिए आपके बेहतर होता है। फ्रेश जूसेस बहुत बेहतरीन है। अभी जैसे सीजन के हिसाब से मौसमी का जूस अभी बहुत चल रहा है, चकोतरा बेहतरीन। जो डाइट कॉन्शियस है वो तो चकोतरे का जूस पिए विद जो अनार का मिला के साथ में, बहुत मजे का उसका फ्लेवर आता है। और कीनू का भी बहुत अच्छा। अच्छा, मोस्टली ये भी देखा जाता है कि इन चीजों के साथ सैलेड भी सर्व किया जाता है, तो सैलेड अगर घर पे बनाना हो तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस हवाले से? अच्छा, इसका स्पेशल दो तरह के होते हैं। कचूमर सैलेड आपने देखा होगा। कचूमर सैलेड होता है, और एक थोड़ा बड़ा बड़ा कटा हुआ सैलेड होता है, उस टाइप का। रशियन सैलेड भी होता है, ग्रीन सैलेड भी होता है। ये आपकी जो पसंद है उस पर डिपेंड करता है कि आप खाने के साथ कौन सा सैलेड जो है वो लेना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी डिशेस जो होती हैं इनके साथ मोस्टली ग्रीन सैलेड जो है वो यूज होता है। इसके साथ आप कचूमर सैलेड लें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। सारी प्याज, टमाटर, कुकम्बर, उनको आपने अच्छे से चॉप नहीं करना है, थोड़े से क्यूब कटिंग करके उसमें आपने थोड़ा सा लेमन जूस डालना है, चाट मसाला डालना है, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, ऑलिव ऑयल डाल के आप उसको बनाएं और इसके साथ खाएं। चलें जी, इसकी मैरिनेशन तो हो चुकी है, आप इसे तैयार करें। वक्तन फवक्तन मैं आपको टच करता रहूंगा ताकि पता चल सके कि हमारी डिश जो है वो कहां तक पहुंच चुकी है। उतनी देर हमारे आज के जो मेहमान हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज के मेहमान हमारे बड़े खास हैं। इमरान रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान जो हॉकी टीम है इसके साबका कोच भी हैं, और इसके अलावा नेशनल चैंपियन पाकिस्तान भी रह चुके हैं और यूके के भी नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, और भी बहुत सारे इनके पास एजाजात हैं। वक्तन फवक्तन इनके साथ जब गुफ्तगू करेंगे वो एजाजात के हवाले से भी आपको बताते रहेंगे। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। वकार गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टोबा के हमारे ब्यूरो चीफ हैं। तो आपको भी गुमन साहब वेलकम करते हैं शो के अंदर। हमारे साथ पहले इमरान रसूल मौजूद होंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। इतना पॉपुलैरिटी आपने इस खेल के अंदर गेन की और बहुत सारे बच्चों को ट्रेन भी किया। यूके में आप थे, यूके से खास तौर पे लीग को छोड़ के 5 साल के बाद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू की, और बहुत सारे बच्चे उन ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारी अच्छी जगहों पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में खेल भी रहे हैं, रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। एक खेल हॉकी का जो नापैद होता चला जा रहा था पाकिस्तान से, आपने उसके अंदर एक नई रूह फूंकी है, क्या कहेंगे उसके हवाले से आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पहले तो सिटी 41 का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और ये एक बहुत बड़ा इशू है, कौमी खेल है। पाकिस्तान हॉकी टीम के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपसे टाइम चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है माशाल्लाह। और इसके अलावा 3 टाइम ओलंपिक चैम्पियन और 3 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी चैम्पियन, एशियन गेम्स और एशिया कप। इनके दुनिया के सारे बड़े टाइटल जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी टीम जीत चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये दुख के साथ मैं कहता हूँ कि मेरा एक ये दिल के अंदर एक ज़ख्म है कि अब जो पाकिस्तान हॉकी टीम की हालत है और जो हुकूमती सतह पे कोशिशें हो रही हैं हॉकी के लिए, वो बिल्कुल नागुज़ीर हैं। उनकी कोई जो पूछ गिछ नहीं हो रही। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतने ज़्यादा लोग हॉकी से प्यार करते हैं, हॉकी लवर्स हैं, लोग हॉकी खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा, उनकी सरपरस्ती नहीं की जा रही, जिसकी वजह से हॉकी जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अब मैं जब 2017 में पाकिस्तान वापस आया तो मेरे घर के बिल्कुल पीछे ग्राउंड, हॉकी की ग्राउंड हुआ करती थी। मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा तो वहाँ ग्राउंड के अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जो है ना वो गिरी, और वहाँ पे हॉकी का ना तो खेलने वालों का और ना खिलाने वालों का कोई नामो निशान नहीं था।
और मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई और मैंने एक दफ़ा आर्टिकल भी लिखा था कि आजकल तो जो है हॉकी वो एक आपने देखा होगा माचिस की डब्बी के ऊपर जो है वो हॉकी मैच वही नज़र आती है। शॉप्स पे मैं गया, मैंने कहा चलो बच्चों को हॉकी स्टिक्स लेके देता हूँ। हमारे टोबा टेक सिंह में मुझे किसी शॉप से हॉकी स्टिक नहीं मिली कि बच्चों को खेलने के लिए मैं हॉकी स्टिक लेके दूँ। फिर मैं सियालकोट ना गया, मेयारी ना गैर मेयारी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे देखे ना, जो चीज़ मार्केट में बिकेगी नहीं तो वो रखेंगे क्यों, दुकानदार क्यों रखेगा। बिल्कुल सही तो बात। अब हॉकी के ये हालात देख के बड़ा मुझे दुख हुआ। फिर मैं सियालकोट पर्सनली मैं गया, वहाँ पे जाके मैंने हॉकी स्टिक्स खरीदी, वहाँ पे जाके मैंने बच्चों के लिए बॉल्स ली। और मैं इसमें शुक्रिया अदा करूँगा, ख्वाजा खावर साहब ग्रेज के मालिक हैं, ग्रेज GOC, ग्रेज ऑफ कैम्ब्रिज, हॉकी दुनिया की टॉप की हॉकी है, उन्होंने मुझे मेरी काफ़ी हेल्प की। और फिर मैंने आके यहाँ पे बच्चों को हॉकी स्टिक्स देना शुरू की। और मैंने एक ये प्लान बना के आया था कि मैंने जाके पाकिस्तान में हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंग्लैंड में देखा बच्चों को खेलते हुए, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ की वो चीज़ें हैं, वो सारी मैं जानता था कि किस तरीके से वो लोग ऊपर आ रहे हैं। मैंने आके जब यहाँ पे मेहनत की तो उसका नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वही ग्राउंड जहाँ पे झाड़ियाँ उगी थी, आज आप वहाँ पे जाकर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने मुझे एक बहुत खूबसूरत हॉकी स्टेडियम दिया है। अब वहाँ पे आप देखेंगे कि वेरी सून इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम एस्ट्रोटर्फ जो है इंस्टॉल हो जाएगी इंशाल्लाह। और वहाँ फ्लड लाइट्स का इंतजाम है, बहुत अच्छा पवेलियन बन गया है, 4 दीवारी हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे जिन शहरों में हॉकी का बेतहाशा बेशुमार टैलेंट है, अगर वहाँ पे सरपरस्ती की जाए और हॉकी ओलंपियंस और इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं वो पर्सनली ग्राउंड में जाकर अगर बच्चों की लुक आफ्टर करें तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हॉकी दोबारा उसी मुकाम पर वापस आ सकती है। मुश्किलात क्या हैं, गवर्नमेंट कहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही आप देखें ना कि पहले जब मैंने हॉकी खेलना शुरू की तो मुझे ये था कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान टीम में जाना तो एक ख्वाब था कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है पूरी दुनिया में, इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो है वो झंडे को जो है वो बुलंद करना है। लेकिन उसके साथ साथ वो एक ये भी खुशी थी कि इंशाल्लाह जो है हमें अच्छी जॉब मिलेगी। आप देखें कि हमारे जितने भी हॉकी के पुराने ओलंपियंस हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर जो है वो रिटायर्ड हुए हैं, अभी बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट के हैं। आखिरी 94 में हमने वर्ल्ड कप जीता है। वो सारे जितने प्लेयर्स से आप देखें वो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर फायज हैं। लेकिन हुआ ये कि जब से इन्होंने हॉकी की जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे की हैं, एक खिलाड़ी है उसको 4-5 साल यूज़ किया, उसको खिलाया, जब वो उसको इंजरी हो गई या वो खेलने के काबिल नहीं रहा, उसको जो है वो कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। यानी कि वो बेचारा अब सड़कों पे, फ्यूचर सिक्योर नहीं है उसका, फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इस वजह से तो लोग हॉकी खेलना छोड़ रहे हैं। और दूसरा ये है, मुझे इस चीज़ का दुख होता है, अभी थोड़े दिन पहले मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्रिकेट के मैं लाहौर में गया, किसी दोस्त से मिलना था, तो मैं अभी वो गेट पे खड़ा था तो मैंने देखा कि 2 प्रोटोकॉल की गाड़ियां आई हैं, उसके पीछे एक पोस्टर आई है। तो उसमें क्या देखते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है वो वहाँ से उतर रही है। और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। अभी मैं देखता हूँ कि आप जो इस वक्त चीफ सेलेक्टर या जो एक इनके क्रिकेट बोर्ड के जो मिसबाह हक हैं, अब आप उनकी सैलरी देख लें। आप उस सैलरी के अंदर पाकिस्तान टीम जो है बड़े आराम से किसी मुल्क का टूर करके वापस आ सकती है। और पाकिस्तान टीम जो है वो ऑलमोस्ट 5-6 जो आखिर तक मैं देखता हूँ इन टॉप पोजीशन में हमेशा रही है। लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, फंड्स नहीं थे कि इंटरनेशनल टूर कर सकते, और उन्होंने 300 समथिंग पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के काटे, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त 17वें नंबर पे है पूरी दुनिया के अंदर। उसकी चलें जी, वकार घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वकार, क्या कहेंगे, इम्तियाजी हकूक क्यों नहीं दिए जाते खेलों में? इन तमाम खेलों को बराबर क्यों नहीं समझा जाता? क्रिकेट को ज्यादा सपोर्ट मिलती है, हॉकी को इग्नोर कर दिया जाता है, हालांकि हॉकी भी उतनी अहमियत का हामिल है जितना क्रिकेट है या दूसरे खेल है। इस हवाले से आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वकार गुमन हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले और इनसे सवाल किया था, उसी का जवाब लेते हैं। वकार, इम्तियाजी सलूक जो है वो क्यों नहीं किया जाता? क्रिकेट के प्लेयर को ज्यादा अहमियत, हॉकी के प्लेयर को कम, ये मुनासिब नहीं है, क्या कहेंगे इस सवाल? पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबके साथ यही हाल हो रहा है। और पाकिस्तान की जो खास तौर पे कौमी खेल है हॉकी, इसके साथ तो बिल्कुल सुतेलों जैसा सलूक हो रहा है। अभी चंद साल पहले की बात है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने किसी जगह पे खेलने के लिए जाना था और पूरी टीम के पास इतने फंड्स नहीं थे कि ये उस जगह उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते। और इन बाकायदा तौर पे बाकायदा खबरें आई कि हॉकी के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इनको सपोर्ट किया और ये फिर उस गेम में हॉकी के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, सपोर्ट की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने। हाँ जी, और फिर इन्होंने टूर किया, फिर ये गए। गवर्नमेंट कहाँ थी, सोई थी? पाकिस्तान की सूबाई लेवल पे भी वजारत खेल है,
जो फेडरल लेवल पे भी है, इसके अलावा स्पोर्ट्स बोर्ड है, लेकिन इनके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि ये जो पाकिस्तान का कौमी खेल है इसको मजीद प्रमोट करने के लिए काम कर सकें। अगर मैं सिर्फ ज़िला टोबा की बात करूं तो ये मुझे ऐसा ज़िला नज़र आता है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हॉकी की बिल्कुल खेल रहे हैं। टोबा गोजरा गोजरा को होम ऑफ हॉकी कहा जाता है, और यहाँ पे लोग इंडिविजुअली अपनी सतह पे अकेडमीज चला रहे हैं और बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। इमरान भाई की जिस तरह अकेडमी है वहाँ पे रोजाना वहाँ पे 50 से ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं और ये इनको अपनी मदद आपके तहत हेल्प भी कर रहे हैं। अगर एक बंदा इंडिविजुअली इस खेल को आगे लेके चल सकता है तो ऐसी जो स्पोर्ट्स की जो वजारत है, जो हॉकी फेडरेशन है, ये क्यों नहीं इनको लेके चल सकते हैं। हालांकि इनके पास लाखों रुपए के फंड्स हैं, करोड़ों के फंड्स हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, किसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास जाएं कि यार हमें इस खेल के लिए थोड़े फंड दे दो, हम ये खेल करवाना चाहते हैं, तो वो कहता है जी मेरे पास फंड नहीं है। ये तमाम जो वजारतें मौजूद हैं, जो महकमे मौजूद हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और हॉकी के साथ तो बिल्कुल, अब देखें 94 में हमने आखिरी जो वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद आज तक कोई बड़ा टाइटल पाकिस्तानी हॉकी टीम अपने नाम नहीं कर सकी। सारा फोकस हमारा जो क्रिकेट है, क्रिकेट की हम लीग्स करवा रहे हैं, क्रिकेट के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे भी भेजा जाता है। जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो भी हमारे क्रिकेट प्लेयर्स को एड्स में शामिल करती हैं, जो हमारे हॉकी के नेशनल प्लेयर्स थे। लेकिन बहुत सारे हॉकी लवर्स हैं वकार, जो कि अपने तौर पे अमदाद कर रहे हैं। जैसे गुज़श्ता अगर साल की बात की जाए, हमारे यहाँ कमिश्नर थे आसिफ इकबाल, उन्होंने मुखैर हजरात के साथ मिलके एक इनिशिएटिव लिया था, गोजरा के अंदर हॉकी टूर्नामेंट का भी इनकार करवाया था। उसमें लाखों रुपए की हॉकियां भी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो बहुत वो, क्योंकि खुद भी हॉकी के प्लेयर थे तो उनको मोहब्बत थी, लगन थी। लेकिन यहाँ पे फिर मसला वही कि मुखैर हजरात को इन्वॉल्व किया गया। वजारतें कहाँ सोई हैं इन चीजों की? उनका काम क्या है? जब उन्होंने कोई काम ही नहीं करना, उस कलमदान संभालने का मकसद ही बहुत हो जाता है कि जिन लोगों की फलाह बहबूद के लिए आपने कलमदान संभाला है, उनकी फलाह बहबूद नहीं हो रही। आप कोई पता नहीं पर्सनल मकासद पूरे कर रहे हैं, या चौधर को संभालने के लिए इस कलमदान को संभाला है। जिन लोगों की मदद करनी है वो तो नहीं कर रहे। अभी चंद साल पहले पाकिस्तान हॉकी लीग होनी थी लाहौर में, उसके लिए काफ़ी गुफ्तशनीद की गई, लेकिन हॉकी को उस लेवल पे स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिल सकी कि वो उस लीग का भी इनकार किया जा सकता। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है और जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो कारोबारी जो बड़े ब्रांड्स हैं जो कि क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हॉकी की जानिब उनको भी पता था कि यहाँ से हमें पैसा नहीं आना, इसको टीवी पे भी इतनी वो जो है कवरेज नहीं मिलनी, उन लोगों ने इसको भी सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लीग होने से रह गई। तो जब तक हम लोग जब तक गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेगी तो ये खेल ऊपर नहीं जाएगा। मुझे लगता है किसी दिन हॉकी की बजाय इन्होंने क्रिकेट को पाकिस्तान का कौमी खेल करार दे देना, क्योंकि जिस लेवल पे क्रिकेट को ये लोग सपोर्ट करते हैं, अगर अपने कौमी खेल को सपोर्ट करते तो आज पाकिस्तान की हॉकी टीम का ये हाल ना होता जो कि पूरी दुनिया के सामने है। इस वक्त पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है किसी भी बड़े इंटरनेशनल लेवल पे इवन के क्वालिफाई राउंड से भी समटाइम्स बाहर हो जाती है। इसकी वजह यही है, ना उनके पास सहूलियात है, ना उनको फंड किया जा रहा है। जो हमारे क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं उनको किसी भी सतह पे उनकी कोई अप्रिसिएशन नहीं है। जिस तरह अभी बात की कि डिपार्टमेंट्स भी अब उनको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उनको एक फॉर टाइम बेइंग उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। 2, 4, 5 मैच या जितने भी उनके होते हैं तब उनको बुलाते हैं, डेली के हिसाब से उनको पे करते हैं, तो वो बेचारा वापस चला जाता है। और लोग अब इस जानिब जा ही नहीं रहे। आप देखें कि मुख्तलिफ शहरों में जो क्रिकेट अकेडमीज हैं, अब ज़्यादा बच्चों का रुझान भी उस तरफ है। वालिदैन भी बच्चों को उन अकेडमीज में भेजते हैं। उनको पता है कि क्रिकेट का पाकिस्तान में इस वक्त फ्यूचर है। क्रिकेट के जो लोग हैं वो ग्लैमर में भी आ जाते हैं, एक उनको स्टार बना के पेश किया जाता है। तो इस खेल में जाने का फ़ायदा कोई नहीं। क्रिकेट के अलावा हालांकि इतनी गेम्स हैं, कबड्डी का पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन बना है, कबड्डी में पाकिस्तान के इतने जो नामवर प्लेयर सामने आ रहे हैं। हॉकी बिल्कुल पीछे चला गया। अभी चंद दिन पहले हॉकी के एक दुनिया का जाना पहचाना नाम था मैराडोना, उनकी डेथ हुई है। तो उस बंदे ने अपनी हॉकी जब से हॉकी खेलना छोड़ी, उसने अपने मुल्क में हॉकी के फ़रोग के लिए इतना काम किया। उसके गवर्नमेंट ने उसको इस हाई लेवल पे उसको प्रोजेक्शन दी। और बिल्कुल प्रोजेक्शन देनी चाहिए। गवर्नमेंट जब तक प्रोजेक्शन नहीं देगी, हमारे यहाँ बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाएगा, इस खेल की
अहमियत से आगाह नहीं किया जाएगा और बचपन से ही जब बच्चे को दिखाया ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट टीवी पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका रुझान उस तरफ होगा, उसे इस खेल का चार्म, इसका मजा, इसके जरिए जो बेनिफिट्स आपके हेल्थ को मिलते हैं और जो एक चार्म होता है इस खेल का कि जिस तरह से बॉल को लेके आगे आगे भागना होता है, उस चीज का मजा ही नहीं वो ले पाएगा, उसे पता ही नहीं होगा जब किसी चीज का तो किस तरह से उस खेल की तरफ रागब होगा। तो इसके लिए हमें इस चीज पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, बच्चों में आगाही मुहिम रखनी चाहिए, स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट्स का इनकाद करना चाहिए। जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनकाद होता है वैसे हॉकी के टूर्नामेंट्स का भी अगर इनकाद होगा तो बच्चे उसकी भी टीम्स बनाएंगे, उसे भी खेलेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट की बजाय हॉकी की तरफ जाना शुरू हो गए। तो इस खेल को प्रमोट करने की जरूरत है। जब प्रमोट होगा तो बहुत सारे मसाइल हल होंगे। इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ओलंपिक्स भी खेल के आए हैं, आप चैंपियन भी रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? ज्यादा मजा ओलंपिक खेलने में आता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आता है या दीगर लीग्स को खेलने में आपको है? देखिए जी, ये तो एक ओलंपिक खेलना एक हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो इवेंट है। अगर देखा जाए तो जो क्रिकेटर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेटर होते हैं लेकिन ओलंपियन नहीं होते। तो दुनिया के अंदर जो ओलंपिक्स की एक पहचान है तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा। आइंदा मजीद जो है वो, और एक वक्त था कि आप गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान आए ओलंपिक्स में। तो इसलिए ये कि अभी अगर मेहनत दोबारा से हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हॉकी के ऊपर फोकस करे और अपने सारे स्पेशल फंड्स जो हैं वो हॉकी के लिए लगाएं, तो अभी भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान 3-4 साल के बाद यही खिलाड़ी जो हैं वो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी लेके आएंगे पाकिस्तान में और ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी लेके आएंगे। अदरवाइज आप देख लें, फुटबॉल के अंदर जितनी मर्जी आप मेहनत कर लें, आप कभी भी उस लेवल पे नहीं आ सकते जहां पे अब दुनिया पहुंच चुकी है। जनाब, एक फुटबॉलर जितना पैसा लेता है ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आधे सियासतदानों की इनकम उतनी बनती है। कई मुल्कों की इकोनॉमी उसके बराबर है, जितने कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी इतनी आमदन है, तो आप अंदाजा करें। और पाकिस्तान में हमारे यहाँ अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लेते हैं जो खेलने के, कोचिंग के। अच्छा, आप बतौर कोच रहे पाकिस्तान साहब का जो हॉकी टीम है उसके, तो कितना मुआवजा मिलता है? जो मुआवजा क्रिकेट के कोच को दिया जाता है क्या उसके बराबर होता है आपका मुआवजा? मैं आपको ये आप अंदाज़ा लगा लें, जो मैं एग्जैक्टली चीज़ें जो मैं जानता हूँ। अभी मैं जो इस वक्त सुई नॉर्दर्न हॉकी टीम का कोच हूँ, तो मैं ये कहता हूँ अगर मेरी सैलरी ज़मीन पे है ना, तो मिसबाह हक जो है वहीं पे उसी डिपार्टमेंट में उनकी आसमान पे है। अच्छा, तो हॉकी प्लेयर, अब ये चीज़ें ज़्यादा मैं क्लियर इसलिए नहीं करना चाहता कि हमने भी सोसाइटी में रहना है, अपने मोहल्ले में जो इज्जत जो बाकी है थोड़ी बहुत वो कायम रहनी चाहिए। और फिर बिला वजह का एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है खिलाड़ियों के दरमियान कि ये यार मेरी खिंचाई कर रहा है, इसे मेरी चीजें नजर आ रही हैं। हालांकि उनको तनकीद का निशाना मकसद नहीं होता, निशाना बनाना हमने हुकूमत को होता है जो तमाम तर बिगड़ती सूरत हाल को दुरुस्त राह की तरफ जो है वो गामजन करे। देखें जी, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके कप्तान भी रहे, तो हमारा फ़ख्र है। मैं कहता हूँ कि भी वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी हमारा फ़ख्र है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए इज्जत लेके आए, हमें बहुत उस पर नाज है। लेकिन जिन लोगों ने आपके लिए 4 वर्ल्ड कप लेके आए, आप देखें ना, हमारे बच्चे जब कोई आप इवेंट लेके आते हैं तो हमारी पूरी कौम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बताई कि क्रिकेट में अब तक एक वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप है 94 के बाद से अब तक क्या किया है क्रिकेट ने? हमने हॉकी में इनका कहना है कि 4 वर्ल्ड कप्स दिए हैं जी, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल, ओलंपियन गोल्ड मेडल है। मतलब अगर एक खेल की तरफ ज्यादा आपके खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर तवज्जो देने की बजाय फिर भी क्रिकेट पे दी जा रही है। अब इसके पीछे क्या वजूहत हैं वो भी जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। वकार गुमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मजीद गुफ्तगू करते हैं। वकार, क्या कहेंगे गवर्नमेंट लेवल पे कितने टूर्नामेंट से जिनका इनकाद किया जा रहा है हॉकी के लिए और इस खेल को फरोग देने के लिए? गुज़श्ता चंद सालों से हॉकी बिल्कुल पसे पुश्त पे थी और अभी जो नई फेडरेशन आई है, नए सेक्रेटरी आए हैं, इन्होंने आके एक रावलपिंडी में नेशनल हॉकी का जो चैंपियनशिप है वो करवाई है, और एक आज भी पेशावर में जो इंटर प्रोविंशियल टीम्स हैं इनके मबैन आज शायद फाइनल हो रहा है। काफ़ी अरसे बाद हॉकी
जो नेशनल लेवल पे आके खेलने जा रही है। लेकिन अभी भी हम बात करें, पहले स्कूल लेवल पे हॉकी की टीम होती थी, अब आप चेक कर लें मुख्तलिफ जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे हॉकी की टीम्स तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, फुटबॉल की टीम्स ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ क्रिकेट बाकी रह गई है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको कभी भी इंटर यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम जो हॉकी के मुकाबले हैं वो होते नज़र आएंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बात करें तो मुख्तलिफ शहरों में हॉकी के लिए काफ़ी प्लेन ग्राउंड होनी चाहिए, और हर तकरीबन तमाम शहरों में क्रिकेट तो आप खेल सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन हॉकी के लिए कम से कम जब तक आपको एक बनी बनाई ग्राउंड नहीं मिलेगी आप वहाँ पे खेल नहीं सकेंगे। और गोजरा की अगर बात करें या सिर्फ टोबा की बात करें तो यहाँ पे भी टोबा के अगर स्टेडियम की बात करें, गुज़श्ता 3-4 साल से वो स्टेडियम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसकी आज तक आस्ट्रोटर्फ नहीं लग सकी। हर बार यही कहा जाता है कि 2-4 माह बाद वो बंदे आएंगे, वो आके इसको लगाएंगे क्योंकि ये बाहर से आनी है, लेकिन आज तक वो नहीं हो सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत ही खेल रहे हैं, सरकारी सरपरस्ती नाम की चीज़ कोई नहीं। एक बच्चा अगर हॉकी एकेडमी में जाता है उसको 3-4 हज़ार की हॉकी स्टिक लेनी पड़ती है, इसके स्पेशल शूज़ हैं, आपने शिन पैड्स लेने हैं, यानी कि 10,000 का इनिशियली उसका खर्चा है। और एक आम बच्चा किसी आम घर से अगर आ रहा है तो उसके घर वाले उसको नहीं जाने देंगे कि यार इतना खर्चा होगा और इसका आगे फ्यूचर कोई नहीं। जब तक इसकी सरपरस्ती नहीं होगी, इसको सरकारी सतह पे सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हॉकी दोबारा अपने उस बूम पर जा सके जिस पर ये कभी पहले पूरी दुनिया पे राज करती थी। 4 वर्ल्ड कप जीते हैं हमने, नेशनल चैम्पियनशिप्स जो एशियन गेम्स जीती हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिए हैं। आप देखें 94 के बाद कोई बड़ा टाइटल हम नहीं जीत सके, और इसके बावजूद हमारे जो हॉकी फेडरेशन है या जो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं, कोई उनके सर शर्म से नहीं झुकते कि यार हमारा जो कौमी खेल है वो इतना पीछे चला गया, हम इसको क्यों नहीं आगे लेके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी वाले से इमरान साहब से भी बात करते हैं, क्योंकि मौजूदा अभी क्या सिचुएशन है वो इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप, अभी हॉकी की जो टीम है और इनके कोचेज हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर्स का इनकार कैसे किया जा रहा है और नए खिलाड़ियों को प्रमोट कैसे किया जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल से आगाह करें। जी, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब, अच्छे आदमी हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उनके पास पैसे ही नहीं है। आप देखें कि अभी आसिफ बाजवा साहब आए हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने आगे चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप करवाई है, उसमें वापडा अभी जो है वो उसने गोल्ड मेडल लिया है। उसमें भी मेरे टीम में 4-5 मेरे शागिर्द मेरे पास पहले SHBL टीम में खेल रहे थे, हॉकी टीम में। और बात यह है कि उनके ऑल्टमैन्स जो है ना, वो रोलेंट ऑल्टमैन्स हॉलैंड का एक कोच है। जब मैं खेला करता था तो उस वक्त वो हमारे कोच हुआ करते थे। एक दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को सबको सामने बिठाया और उनसे पूछा कि भी ये क्या मसला है कि एक दिन आप बिल्कुल हल्की सी टीम से हार जाते हो, उससे अगले दिन जो टीम जो बनने जा रही है वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन, उससे आप जीत जाते हो, आपका मसला क्या है, क्या वजह है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी। मैंने वहाँ पर एक मिसाल उसको पेश की थी ऑल्टमैन्स को। मैंने उसे कहा था कि देखें, पाकिस्तान हॉकी टीम एक फरारी कार की तरह है, लेकिन अगर इसके अंदर पेट्रोल का कतरा नहीं होगा तो ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने ये कहा था, ऑल्टमैन्स का ये जवाब था, उन्होंने कहा था मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं, ये आपका मसला है कि आप बात करें। और मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पुराने एक प्रेसिडेंट थे, मैंने उनको एक दफ़ा एक छोटा सा लेटर लिख दिया इसी बात के ऊपर। तो उन्होंने मुझे 2 साल के लिए कैंप से ही बाहर कर दिया था। और मैं वो वाहिद खिलाड़ी, मैं कहता हूँ शायद ही लोग शायद सिफारिश से कोई एक एप्लीकेशन देने पे आप ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट को उठा के बाहर मार देते हैं। ये हमारे यहाँ तरीकाकार है किसी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। और आप यकीन करें, जब मैं खेल रहा था 2005 में, मैंने जब हॉकी छोड़ी है, तो मैं वो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा प्लेयर हो, लोग सिफारिशें ढूंढते हैं टीम में आने के लिए। मैंने सिफारिश ढूंढी थी कि मुझे टीम से निकाला जाए, मैं मजीद नहीं खेलना चाहता। यानी कि ऐसे हालात जहाँ पे होंगे, जहाँ पे बच्चों के साथ ऐसा आप सलूक करेंगे, तो वो कैसे हॉकी जो है, वो पैसा है कोई नहीं, जॉब्स बच्चों के पास नहीं है। देखे ना, अगर मैं अच्छा अभी रिसेंट सूरत हाल बताएं, कोचेस को और प्लेयर्स को कितना मुआवजा मिल रहा है? मैं आपको बताऊं जी कि ये तो एक शर्मिंदगी वाली बात है। आप ये देखें, मुआवजा तो तब मिलेगा ना जब टूर पे टीम जाएगी। अब पिछले उनके पास पैसे नहीं है कि टूर पे जा सकें। अभी इन्होंने जाना था एक टूर्नामेंट के अंदर, वहां से ये पैसे ना होने की वजह से टीम जा नहीं सकी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इनके पॉइंट्स काटे, जिसकी वजह से ये 5वीं 6ठी पोजीशन से अब 17वीं पोजीशन पे पाकिस्तान टीम आ गई है। तो मैं तो ये खुदारा मैं प्राइम मिनिस्टर बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान। वेरी अलार्मिंग। इमरान खान साहब तो खुद स्पोर्ट्समैन है, उनको तो इन चीजों का बड़े बेहतरीन
तरीके से अंदाजा है। इसके बावजूद वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे और सियासी तर्जारात को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिन चीजों पे फोकस करना चाहिए उन चीजों पे फोकस नहीं किया जा रहा। खुदारा इमरान खान साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा और उनके साथ साथ जो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं खास तौर पे, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस खेल को, जो कि हमारा कौमी खेल है, आज का सवाल भी हमारा यही था कि पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, तो उसका भी जवाब यही कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और हॉकी को जिंदा रखने के लिए इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे। अगर ये इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से लिए जाएं तो मेरा ख्याल है हम बहुत बेहतरीन खिलाड़ी दोबारा से पैदा कर सकते हैं। और इंटरनेशनल टूर्स ही जब वो नहीं करेंगे तो रेटिंग किस तरह से अच्छी आएगी हमारी। और दूसरी बात ये रही कि अगर आप अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनके मुआवजे इनको अच्छे नहीं देंगे, तो किस तरह से वर्ल्ड चैंपियन ये दोबारा बनेंगे, किस तरह से ओलंपिक से गोल्ड मेडल जो है वो दोबारा लेके आएंगे। तो आज के जो विनर हैं हमारे, जिनसे सवाल पूछा था, उनके जवाब आपको मैं बताता चलूं कि रिफ़त हैं, महबूब आलम हैं, शुएब अहमद हैं, नाहिद हैं और अलमास हैं। ये वो जीतने वाले 5 खुश नसीब हैं जिन्होंने आज के वाउचर्स जो है बुलेवार्ड मॉल की तरफ से विन किए हैं। रिफ़त, महबूब आलम, शुएब अहमद, नाहिद और अलमास, ये वो 5 नाम हैं जो कि मैंने रिपीट किए हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, रिफ़त, महबूब आलम, शुएब अहमद, नाहिद और अलमास, ये वो 5 खुश नसीब हैं जिन्होंने वाउचर्स जो है वो विन किए हैं। तो हमारे साथ इमरान मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। इमरान, आप क्या सजेशंस देंगे कि इसको दोबारा नई रूह फूंकने के लिए क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि स्कूल लेवल पे हॉकी को इनको शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स को जो है वो दाखिले इस सूरत पे दी जाएं कि अगर वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे उनके कुछ नंबर रखने चाहिए, और उसमें पहले स्कूल लेवल के ऊपर हॉकी स्टिक्स और बॉल्स दी जाती थी। अब यकीन करें कि मैं जहाँ पे हॉकी खिला रहा हूँ ना, वहाँ पे मैं अपनी जेब से बच्चों को हॉकी स्टिक्स, शूज, शेन पैड चीजें लेके दे रहा हूँ। पहले ये स्कूल लेके दिया करता था। जो फंड सिर्फ इस खेल से मोहब्बत होने की वजह से कि ये अपनी मौत आप ना मरे, इसे जिंदा रखा जाए, आप सब खर्चा खुद ही कर रहे हैं। सब मैं खुद कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज ये है कि जो डिपार्टमेंट लेवल की हॉकी ना, उसके अंदर ये होना चाहिए कि लड़कों की जॉब सिक्योर हो। किसी को इंजरी हो जाती है, किसी ने 10 साल जो है वो मेहनत की है, दिन रात करके वो पाकिस्तान टीम में आया है, तो आप उसको जो है वो 2-4 साल खिलाने के बाद चोट लग गई है या वो अब बूढ़ा हो गया है, तो आप उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। जब वो गलियों में बेचारा बेरोजगार फिरेगा, उसको इबरत का निशान आप बना देते हैं। कौन सा बच्चा उसको देख के हॉकी खेलेगा? बिल्कुल। एक तो ये चीज़ है कि डिपार्टमेंट्स की हॉकी शुरू होनी चाहिए। पिछले दिनों जिन्होंने बेड़ खालिद सजाद खोखर साहब ने 3 नए डिपार्टमेंट शुरू किए थे, फौजी फाउंडेशन का, ज़रूरी तरक्याती बैंक का और एक और डिपार्टमेंट था। तो ये इस तरह, लेकिन वो थोड़ी देर खेले हैं, उसके बाद फिर बंद हो गए हैं। सरपरस्ती ना होने की वजह से गवर्नमेंट को जो लेटर लिखने चाहिए इमरान खान साहब को कि आपके इदारे की, हर इदारे की हॉकी टीम होनी चाहिए, इदारे उसको फंड करें। और मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, अगर मैं 50-55 बच्चों को अपनी जेब से खिला रहा हूं, उनको जो है वो हॉकी वो खेल रहे हैं। अभी भी अंडर 16 पंजाब में मेरा गोलकीपर जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है, अभी आज फाइनल मैच खेल रहा है। तो वाई नॉट पाकिस्तान के जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हुकूमती सतह के इदारे हैं, इनको क्यों नहीं ये सोच रहे कि देखें ना, आपकी जब पाकिस्तान टीम जीत के आती है तो आपकी सारी कौम के सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं कि हम दुनिया के सबसे सुपीरियर स्पोर्ट्समैन हैं हॉकी में, क्रिकेट में। तो एक किस्म का आप अपनी कौम को खुद ब खुद डिमोरलाइज कर रहे हैं। आप अपनी कौम का खुद जो है वो सर नीचे झुका रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हमारे फेडरल स्पोर्ट्स के मिनिस्टर ही नहीं है। दुनिया जो है वो इतना फंड लगा रही है स्पोर्ट्स के ऊपर और जो ये एंटरटेनमेंट के ऊपर, ताकि लोग जो हैं वो हमारी कौम जीते और हमारे सर फख्र से बुलंद हो। हमारी सतह पे कोई कोशिश ही नहीं है। इसलिए एक तो ये डिपार्टमेंट्स की टीमें जो हैं, इनके ऊपर जो जितने भी खिलाड़ी हैं, इनकी जॉब्स जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। उनको कॉन्ट्रैक्ट की बजाय कंफर्म जॉब्स देनी चाहिए। और जितनी भी ये क्लब्स एक्टिव हैं, जैसे इमरान रसूल हॉकी अकेडमी टोबा टेक्सिंग में एक्टिव है, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी क्लब्स और ऐसे लोग ढूंढें और उनको डायरेक्ट फंड दें, ताकि जो लोग सही काम कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ नाम की एसोसिएशन है, नाम के जिनके पास जो है वो कोई क्लब का वजूद नहीं है, छांटी करने की जरूरत है। ये भी थोड़ी सी इस चीज की भी जरूरत है। चले जी, हमारी शेफ किंजा है, उनसे पूछते हैं। किंजा, कहां तक पहुंच चुकी है आज की डिश हमारी? शेफ सर बस हो गई रेडी, मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। चलें जी, मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द, क्योंकि वक्त बिल्कुल 1 मिनट रह गया है हमारा, आप जल्द से जल्द प्रेजेंट करें ताकि हम ऑडियंस को आज की डिश जो है वो दिखा सकें। तो खानों के हवाले से जनाब आपका क्या कहना है? हम खाने भी वक्तन फवक्तन बनाते रहते हैं, स्पोर्ट्समैन जरा डाइट कॉन्शियस होता है, लेकिन खाने तो सबको पसंद होते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? जी, मुझे जो भी रवायती खाने हैं, मुझे मटन की डिशेस जो हैं वो अच्छी लगती हैं। और अगर जितनी भी आजकल जो ऑर्गेनिक में अगर जाएं तो देसी जो है वो मुर्गी हो, हर चीज़ देसी हो, क्योंकि जितनी भी जो इससे हट के चीज़ें हैं वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। जब खेलते थे तब तो ऐसा होता था कि डाइट कॉन्शियस होते थे, अब तो ये इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद आपने अपने आप को फिट रखा है, और जब तक इंसान अपने आप को फिट नहीं रखता
आपके स्टूडेंट्स आपको देख के मोटिवेट नहीं होते, तो मेरा ख्याल है वो आप उस तरह से उनको तालीम तरबियत नहीं दे पाते जैसे देनी चाहिए। सबसे बड़ी मिसाल तो देखें जी, हमारे प्यारे नबी वजह कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अलैहि लिए वसल्लम। सबसे बड़ी मिसाल है। बेशक। उनका हुलिया मुबारक जब पेश किया जाता है तो यकीन करें कि अभी हम कानों से सुनते हैं सुभान अल्लाह, तो हमें सुभान पता चलता है कि दुनिया की खूबसूरत तरीन हस्ती हैं। बेशक, पेट बेशक, ना अंदर बेशक। है ना बाहर निकला हुआ है, तो ये देखें ना ये कितनी बड़ी, यानी कि हमें तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। बेशक जी, और अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूं हम सबको उनकी जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारने का मौका जो है फराम करे, हमें इतनी तौफीक दे कि हम उनके बताए गए रास्ते पे जो है वो चल सके। तो बहुत शुक्रिया इमरान रसूल आपका आज के शो में आने के लिए, वकार गुमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।